हेलो, गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम पी ब्लॉक एलिमेंट्स के अंदर एक नया ग्रुप स्टार्ट करने जा रहे हैं, ग्रुप नंबर 16। आज हम पढ़ेंगे ऑक्सीजन फैमिली। ये जो ग्रुप 16 है, ऑक्सीजन फैमिली है, इसके बारे में हम पढ़ेंगे बच्चों, ठीक है। और जो ग्रुप 15 का एक टॉपिक है हैलाइड्स ऑफ फास्फोरस, जैसे PCl3, PCl5, उनकी प्रिपरेशन प्रॉपर्टीज़, तो ये हम एक अलग से एक्स्ट्रा वीडियो बना लेंगे। उसके अंदर हम कवर कर लेंगे कौन कौन से टॉपिक बच्चों, उसके हेलाइट्स, पी के हेलाइट्स, एक आपका PCl3 और एक आपका PCl5, ये हम अलग से स्टडी कर लेंगे, ठीक है। अगर हम बात करें आज एक नई फैमिली के साथ इंट्रोड्यूस करें, ऑक्सीजन फैमिली, तो इसमें कौन कौन से एलिमेंट होते हैं। ऑक्सीजन होता है, सल्फर होता है, सेलेनियम होता है, टेलुरियम होता है और पोलोनियम होता है। और इनमें हम बात करें तो पहले 3 नॉन मेटल्स होते हैं, फिर मेटलॉइड्स होते हैं और फिर मेटल होते हैं। जबकि पिछले ग्रुप की हम बात करें नाइट्रोजन, फास्फोरस, आर्सेनिक, एंटीमनी और बिस्मुथ, इसमें जो पहले 2 थे वो आपके नॉन मेटल थे, और ये जो 2 थे आर्सेनिक और एंटीमनी, ये आपके मेटलॉइड्स थे। और ये जो बिस्मुथ है वो आपके पास क्या था, मेटल था, ठीक है। तो ये भी आपको पता होना चाहिए कौन कौन से नॉन मेटल्स हैं, कौन कौन से मेटलॉइड्स हैं और कौन से मेटल्स हैं। अगर आप ध्यान से देखें, बालिका, सीता, गीता, ऐश्वर्या सब ट्यूशन आते थे या आते हैं। ये हैं जो आपके मेटलॉइड्स हैं, और मेटलॉइड से नीचे मेटल रहेगी और ऊपर हमेशा ही नॉन मेटल रहेगी। ये ध्यान कर लीजिए, मेटलॉइड्स आपको याद हो जाएंगे। बालिका, सीता, गीता, ऐश्वर्या सब ट्यूशन आते थे, ठीक है। अब तो लॉकडाउन है ना, कैसे आएंगे। तो आपके पास ये ट्रिक आप यूज कर सकते हो, जिससे आपको पता चल जाए कि ये सारे क्या हैं, मेटलॉइड्स है। ये किसकी ट्रिक बताइए बच्चों मैंने, मेटलॉइड्स की, ठीक है। इससे ऊपर जो एलिमेंट्स है वो नॉन मेटल है, नीचे वो क्या है, मेटल है, तो आसानी से याद रह जाए। जैसे नाइट्रोजन फैमिली को हम निकोजन बोलते थे, वैसे ही ऑक्सीजन फैमिली को चैल्कोजन बोलते हैं। और चैल्कोजन क्यों बोलते हैं, क्योंकि ये ओर फॉर्मिंग है बच्चों। कैसा ये, ओर फॉर्मिंग। इससे पहले मैंने आपको मेटलर्जी टॉपिक करवाया था, और मेटलर्जी के अंदर हमने जो ओर पढ़े थे वो मोस्टली या तो ऑक्साइड की फॉर्म में थे, यानी जिसके पीछे ऑक्सीजन लगा हुआ था, और या फिर सल्फाइड की फॉर्म में थे। और सल्फाइड वालों के लिए हमने 2 मेथड्स पढ़े हैं। कंसंट्रेशन ऑफ एन ओर के लिए फ्रोथ फ्लोटेशन प्रोसेस पढ़ा है, और ओर को मेटल ऑक्साइड में कन्वर्ट करने के लिए रोस्टिंग प्रोसेस पढ़ा है, ठीक है। तो ये ध्यान रखना, बहुत दोनों इंपॉर्टेंट थे। अगर हम एटॉमिक रेडियस की बात करें, ऑक्सीजन, सल्फर, सेलेनियम, टेलुरियम, यहाँ तक हम बात करें, हम वैसे इनकी स्टडी कम ही करेंगे बच्चों, क्योंकि ये जो एलिमेंट्स हैं वो आपका रेडियो एक्टिव एलिमेंट्स हैं। कौन सा एलिमेंट्स हैं, रेडियो एक्टिव एलिमेंट है, इसलिए हम ज़्यादातर टेलुरियम तक ही स्टडी करते हैं। तो अगर हम एटॉमिक साइज़ की बात करें तो टॉप टू बॉटम जाएं तो आपका एटॉमिक साइज़ इंक्रीज होगा। क्यों होगा, क्योंकि आपने +1 से पढ़ के आ रहे हो। हाँ, एक वो अलग बात थी कि ग्रुप 13 और ग्रुप 14 के अंदर इनर्ट पेयर इफेक्ट के कारण रेगुलरली इंक्रीज नहीं आ रहा था, बाकी किसी के अंदर ही आपके पास लेंथेनॉइड कॉन्ट्रैक्शन और DD कॉन्ट्रैक्शन के कारण, इनर्ट पेयर इफेक्ट के कारण नहीं बच्चों, लेंथेनाइड कॉन्ट्रैक्शन और DD कॉन्ट्रैक्शन के कारण ग्रुप 13 और 14 में रेगुलरली इंक्रीज नहीं हो रहा था। बट अगर हम बात करें यहाँ पे, तो इसका रेगुलरली इंक्रीज होगा, 15 में रेगुलरली इंक्रीज हुआ, क्योंकि आपका पेड़ बढ़ रहे हैं, सेल बढ़ रहे हैं। जैसे ऑक्सीजन जो है वो आपका 2p एलिमेंट है, सल्फर है वो 3p है, सेलेनियम 4p है, 5p, 6p सोन। तो ये आपके पास सेल बढ़ रहे हैं। जैसे ऑक्सीजन की बात करें तो न्यूक्लियस के बाद 2 ही सेल हैं, और अगर सल्फर की बात करें तो न्यूक्लियस के बाद तीसरा सेल में लास्ट इलेक्ट्रॉन होगा। तो ऑटोमेटिक आपका जो साइज है वो बढ़ जाएगा, क्योंकि टॉप टू बॉटम अगर मूव करते हैं, वेरी करते हैं,
तो एटॉमिक नंबर इंक्रीज होगा, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इंक्रीज होंगे, न्यूक्लियर चार्ज भी इंक्रीज होगा। बट जो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इंक्रीज हो रहे हैं वो न्यू सेल के अंदर इंक्रीज हो रहे हैं। तो लार्ज सेल में जो इलेक्ट्रॉन है और सेंटर ऑफ न्यूक्लियस है उनके बीच की डिस्टेंस क्या हो रही है, इंक्रीज हो रही है। तो अगर आपको साइज का पता चल गया, अगर आपको साइज का पता चल गया तो आयनस एनर्जी आप अपोजिट कर सकते हो। आयनस एनर्जी क्या होती है कि जो लार्ज सेल के अंदर जो इलेक्ट्रॉन होता है उसको निकालने के लिए जो एनर्जी चाहिए, और आपको पता होगा अगर साइज बड़ा होगा तो इलेक्ट्रॉन और न्यूक्लियस के बीच में डिस्टेंस ज़्यादा होगी, और डिस्टेंस ज़्यादा होगी तो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन ज़्यादा होगी, सॉरी फोर्स ऑफ अट्रैक्शन कम होगी। डिस्टेंस ज़्यादा होगी तो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन क्या होगी, कम होगी। तो वहाँ से इलेक्ट्रॉन को हम आसानी से रिमूव कर सकते हैं, यानी कम एनर्जी देनी पड़ेगी। तो साइज बड़ा होगा तो एनर्जी कम देनी पड़ेगी, इसका मतलब आयनस एनर्जी कम होगी। तो इस कंसेप्ट से याद रखेंगे आयनस एनर्जी इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू एटॉमिक साइज। कौन सा साइज बच्चों, एटॉमिक साइज के इनवर्सली प्रोपोर्शनल होती है। तो इसका जो ग्रुप है वो आपका रिवर्स बन जाएगा। वैसे मैं आपको बता चुका हूँ कि ग्रुप 15 के बाद ग्रुप 16 है, हम वैसे भी थोड़ा फास्ट करने वाले हैं बच्चों। इलेक्ट्रॉन एफिनिटी की बात करें तो इलेक्ट्रॉन एफिनिटी का मतलब होता है कि इलेक्ट्रॉन से लगाव किसका ज़्यादा है और किसका कम है। तो अगर हम ऑक्सीजन की बात करें तो ऑक्सीजन के पहले सेल के अंदर आते हैं बच्चों 2 इलेक्ट्रॉन, ये मैंने 2 इलेक्ट्रॉन दिखा दिए। और दूसरे सेल के अंदर आते हैं कितने इलेक्ट्रॉन बच्चों, मैक्सिमम 8 आ सकते हैं। और इनके इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखें तो 8 इलेक्ट्रॉन है, 2 और दूसरे में कितने हो जाएंगे 6। तो 1 2 3 4 5 6, ठीक है। इसके अंदर मैक्सिमम 8 इलेक्ट्रॉन आ सकते हैं। और ये जो इलेक्ट्रॉन है अगर ये अंदर आएगा तो इनके बीच में रिपल्सन क्या हो जाएगी, ज़्यादा हो जाएगी, क्योंकि जगह बहुत कम हो जाएगी। 8 मैक्सिमम ही आ सकते हैं, 6 पहले से हैं, 1 आ जाएगा 7 हो जाएगा, तो रिपल्सन और ज़्यादा होगी। तो ये इलेक्ट्रॉन से लव नहीं करेगा, मतलब एफिनिटी नहीं रखेगा। एफिनिटी का मतलब भी क्या होता है बच्चों, लव होता है, ठीक है। यानी उससे मतलब अट्रैक्ट करना की कोशिश ये नहीं करेगा। जबकि अगर हम बात करें सल्फ़र की, तो सल्फ़र के पहले सेल के अंदर तो 2 ही रहे हैं, दूसरे सेल के अंदर कितने आ जाएंगे, 8 आ जाएंगे, मैं अंक की लिख देता हूँ। और तीसरे सेल के अंदर फिर 6 होंगे, और 6 होंगे तो आपके पास 1 2 3 4 5 6। अब इसमें 18 इलेक्ट्रॉन आ सकते हैं, तो ये इलेक्ट्रॉन को आसानी से अट्रैक्ट कर सकता है, न्यूक्लियर चार्ज भी ज़्यादा है। तो आपको ये ध्यान रखना है कि ये जो इलेक्ट्रॉन एफिनिटी है ये ऑक्सीजन की सबसे कम होती है बच्चों। साइज छोटा होने के कारण इलेक्ट्रॉन एफिनिटी सबसे क्या होती है, कम होती है। इलेक्ट्रॉन के प्रति इसका कोई प्रेम प्यार नहीं है। तो थर्ड पेड एलिमेंट हैज़ मोर इलेक्ट्रॉन एफिनिटी, ये हमेशा ही ध्यान रखना। जो थर्ड पेड के एलिमेंट होंगे, थर्ड पेड में कौन कौन से आते हैं, सोडियम से लेकर नियोन तक आते हैं। थर्ड पेड में कौन कौन से आते हैं बच्चों, सोडियम से लेकर नियोन तक, सॉरी आर्गन तक, सोडियम से लेकर आर्गन तक जो एलिमेंट्स आते हैं वो आपके पास थर्ड पेड एलिमेंट होते हैं, और इनकी इलेक्ट्रॉन एफिनिटी क्या होती है, ज़्यादा होती है सेकंड वालों से। और बात करें इलेक्ट्रॉन नेगेटिविटी, तो इलेक्ट्रॉन को अट्रैक्ट करने की पावर, तो जिसका साइज बड़ा होगा वो इलेक्ट्रॉन को अट्रैक्ट कम करेगा, और जिसका साइज छोटा होगा वो इलेक्ट्रॉन को अट्रैक्ट ज़्यादा करेगा। इसका मतलब जो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी है, क्या है, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी जो है वो भी आपके पास इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है किसके, साइज के। जैसे आयनस एंथैल्पी इन्वर्सली प्रोपोर्शनल थी साइज के, वैसे भी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी भी इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है किसके, साइज के। साइज बड़ा होगा तो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी कम होगी, और साइज छोटा होगा तो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज़्यादा होगी। तो इसका ऑर्डर आपको ये आसानी से समझ में आ जाएगा, क्योंकि हमने साइज का पीछे कर चुके हैं। और बच्चों अगर इसके अंदर हम देखें तो आपको ये पता होगा हाइड्रोजन पहले याद आता है। सेकंड की अगर बात करें तो आता है आपके पास बोरोन, फिर कार्बन, फिर नाइट्रोजन, फिर ऑक्सीजन, और फिर फ्लोरीन। फ्लोरीन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी होती है 4.0, फिर 0.5 करेंगे 3.5, फिर हम क्या करेंगे और 0.5 कम कर देंगे तो कितना हो जाएगा 3.5, और कम करेंगे कितना हो जाएगा 2.5, ठीक है। इस तरह से हम करते जाएंगे। तो अगर हम यहाँ पे बात करें फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन और आयोडीन, और यहाँ पे हम बात करें तो ऑक्सीजन, सल्फर और सेलेनियम, इस तरह से हो जाएगा। तो इसमें आपको कुछ चीज़ें आपको नोट करनी है, जिसे हम कहते हैं नकल।
क्या कहेंगे, एक तो नकल, और एक हमारा हिमाचल प्रदेश, और एक होगी हमारी CSI टीम। ठीक है, आपको ऐसे याद रखना है कि हिमाचल प्रदेश में जब नकल करते हैं तो उनकी जांच कौन करता है, CBI नहीं करता, CSI करता है। क्या करता है बच्चों, CSI करता है। इसका मतलब क्या है कि आपके पास नाइट्रोजन और क्लोरीन, नकल मतलब नाइट्रोजन और क्लोरीन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी सेम होती है बच्चों। नाइट्रोजन और क्लोरीन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी क्या होगी, सेम होगी। इसी प्रकार अगर हम बात करें हिमाचल प्रदेश में तो HP हाइड्रोजन और फॉस्फोरस की, इसकी अप्रोक्सीमेटली 2.1 होती है, तो इसकी भी कितनी होगी, 2.1 होगी। फिर कार्बन की, सल्फर की और आयोडीन की, इनकी क्या होगी आपके पास है, सेम होगी। ठीक है बच्चों, कर लोगे इस तरह से। ठीक है, तो सल्फर की कितनी हो जाएगी बच्चों, 2.5। सल्फर के बाद आयोडीन, तो आयोडीन कितनी हो जाएगी, 2.5। तो अब कौन सा बच्चा आपके पास है, ब्रोमीन। तो ऊपर 4.0 है, फिर 3.0 है, नीचे 2.5 है, तो बीच की लिख देंगे। तो बीच का कुल मिला के क्या बन जाएगा, 2.8 बन जाएगा। क्या बन जाएगा, 2.8। तो इस तरह से आप इलेक्ट्रॉनिक ये नंबर भी याद रख सकते हो। क्या बताया आपको, ऐसे फ्लोरीन, ऑक्सीजन, आपका नाइट्रोजन, कार्बन, बोरोन, इस तरह से लिख लिया। ठीक है, अब इसमें हमने क्या किया, फ्लोरीन का स्टार्ट किया 4.0, फिर 0.5, 0.5, 0.5 कम करते गए, लास्ट में एक छोड़ के हम 2.4 कम कर देंगे। इसमें ध्यान रखने के हिमाचल प्रदेश में जो नकल होती है उसकी जांच कौन करता है, CSI करता है। ठीक है, तो नाइट्रोजन क्लोरीन की सेम हो जाएगी, हाइड्रोजन फास्फोरस की सेम हो जाएगी, कार्बन, सल्फर और आयोडीन की क्या हो जाएगी, सेम हो जाएगी। कर लोगे इस तरह से। तो बाई चांस कंपटीशन एग्जाम में कई बार पूछ लिया जाता है, तो ये ध्यान रखना है। ठीक है बच्चों। अच्छा, एक बात और आज हमने थोड़ी सी स्किप कर दी। अगर इनकी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन की बात करें तो जनरल आउटर इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन NH2NP4 बनेगी बच्चों, ये जरूर ध्यान कर लेना। इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या बनेगी, NH2NP4 बनेगी। जैसे अगर ऑक्सीजन की बात करें तो 2s2 2p4 होता है, लास्ट की बात कर रहा हूँ मैं। सल्फर का 3s2 3p4 होता है, और सेलेनियम का 4s2 4p4 होगा। इस तरह से होगा। ठीक है, और अगर मैं कंपेयर करूं बच्चों, जैसे एक नाइट्रोजन की बात करते हैं और ऑक्सीजन की बात करते हैं, तो नाइट्रोजन में क्या था, 2s2 था, केवल मैं 2s की लिख रहा हूँ। फिर 2p की बात करें तो 2p के अंदर आपके पास 3 इलेक्ट्रॉन थे, जबकि ऑक्सीजन के अंदर 2s के अंदर तो 2 इलेक्ट्रॉन होंगे, जबकि 2p के अंदर कितने इलेक्ट्रॉन होंगे बच्चों, 4 इलेक्ट्रॉन होंगे। तो ये जो आपका हाफ फील्ड है, और हाफ फील्ड होता है उसकी स्टेबिलिटी क्या होती है, ज़्यादा होती है। तो आयनस एंथैल्पी की बात करें तो नाइट्रोजन की ज़्यादा होती है किससे, ऑक्सीजन से। हाउ एवर ऑक्सीजन इज ए स्मॉलर इन साइज, ऑक्सीजन आपका छोटा है साइज के अंदर, फिर भी आपके पास आयनस एंथैल्पी किसकी ज़्यादा है, नाइट्रोजन की ज़्यादा है, क्योंकि नाइट्रोजन की जो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है वो आपकी हाफ फील्ड है। तो इस तरह से ध्यान रखना है। आप ग्रुप का आपस में कंपेयर भी कर सकते हो, जो 15 किया है, जो मैंने नहीं करवाया यहाँ पे, या आप एज होमवर्क मान लीजिए चाहिए। जैसे इलेक्ट्रॉन एफिनिटी, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी, ये आप कंपेयर कर सकते हो कि ग्रुप 15 से हम कैसे चल रहे हैं। ठीक है, अभी हम 16 की ही मैं करवा रहा हूँ। नेक्स्ट, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इसके अंदर मैं आपको बता दूं फिर से, जब हमने नाइट्रोजन फैमिली की थी तो नाइट्रोजन, फॉस्फोरस, आर्सेनिक, एंटीमनी और बिस्मिथ, उसमें क्या था आपके पास है, यहाँ पे हाइड्रोजन जुड़ गए थे, और हाइड्रोजन जुड़ने के बाद, ये जुड़ने के बाद आपके पास इनके कौन कौन सी प्रॉपर्टीज़ की थी हमने, इनकी प्रॉपर्टीज़ की थी, याद आ रहा हो तो थर्मल स्टेबिलिटी की बात की थी। किसकी बात की थी, थर्मल स्टेबिलिटी। ये बेसिक इन नेचर थे तो इनके बेसिक करेक्टर की बात की थी, यानी ये लुईस बेस थे। फिर हमने इसका रिड्यूसिंग करेक्टर की बात की थी कि ये हाइड्रोजन देते हैं तो दूसरे एक रिडक्शन करवा सकते हैं, तो रिड्यूसिंग करेक्टर क्या है इनका। और अगर हम बात करें तो इनके हमने बॉन्ड एंगल की बात की थी। किसकी बात की थी बच्चों, बॉन्ड एंगल की बात की थी। ठीक है, तो इस तरह से हमने इनकी बहुत सारी प्रॉपर्टीज़ को हमने क्या किया था, स्टडी किया था
तो इस वैसे ही हमें थर्मल स्टेबिलिटी या बेसिक एसिडिक करेक्टर है, रिड्यूसिंग ऑक्सीडाइजिंग करेक्टर है, वो हमें निकालना है। अच्छा, इसका जो केमिकल प्रॉपर्टीज़ का टॉपिक है वो मैं अभी करवा दूंगा शायद इस वीडियो के लास्ट में, वो भी मैं यहाँ पे बीच में आपके जो स्लाइड है उसके अंदर हम लिखना भूल गए। चलिए शुरू करते हैं। जितने भी एलिमेंट्स हैं ऑक्सीजन फैमिली के वो क्या बनाते हैं, हाइड्राइड्स बनाते हैं, H2, H2S, H2SC, H2T और H2P। अगर इनको अलग करें तो आप ये कह सकते हो ये हमें H पॉजिटिव OH नेगेटिव देता है। H2S को अलग करेंगे तो H पॉजिटिव प्लस HS नेगेटिव मिलेगा। H2SC को अलग करेंगे तो H पॉजिटिव प्लस HSC नेगेटिव मिलेगा। और अगर H2T की लास्ट वाला तो स्टडी नहीं करते, ये तो वैसे ही डाल दिया मैंने, आपका रेडियो एक्टिव एलिमेंट है, हम टेलेरियम तक ही पढ़ेंगे, तो HTE नेगेटिव बनेगा। इसका मतलब ये सारे के सारे कैसे हैं बच्चों, एसिडिक के करेक्टर में हैं। कैसे हैं, एसिडिक के करेक्टर में, ठीक है। तो ये बेसिक नहीं है, ये कैसे हैं बच्चों, एसिडिक है। अगर थर्मल स्टेबिलिटी की बात की जाए, पहला पॉइंट हम स्टडी कर लेते हैं, कौन सा बच्चों, थर्मल स्टेबिलिटी। तो थर्मल स्टेबिलिटी की अगर बात करें कि कौन सा स्टेबल है, तो थर्मल स्टेबिलिटी इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू साइज या बॉन्ड लेंथ कह सकते हो। क्या कह सकते हो बच्चों, साइज या फिर है बॉन्ड लेंथ, क्योंकि साइज बड़ा होगा तो बॉन्ड लेंथ ज़्यादा होगी, और बॉन्ड लेंथ ज़्यादा होगी तो स्टेबिलिटी क्या होगी, कम होगी। तो आपको पता है टॉप टू बॉटम जाएंगे, साइज इंक्रीज होगा, साइज इंक्रीज होगा तो बॉन्ड लेंथ इंक्रीज होगी, और बॉन्ड लेंथ इंक्रीज होगी, थर्मल स्टेबिलिटी क्या होगी, डिक्रीज होगी। तो थर्मल स्टेबिलिटी क्या हो जाएगी, डिक्रीज हो जाएगी, ठीक है। H पॉजिटिव देने के कारण एसिडिक करेक्टर है, और आपको ये पता करना है कि कौन सा ज़्यादा एसिडिक है। तो आपको पता है स्टेबिलिटी डिक्रीज हो रही है तो इजली बॉन्ड कौन सा टूटेगा, H हाइड्रोजन ऑक्सीजन के बीच में या हाइड्रोजन टेलोरियम के बीच में। तो आपको पता है कि बॉन्ड लेंथ ज़्यादा होगी तो स्टेबिलिटी कम होगी, स्टेबिलिटी कम होगी तो इजली बॉन्ड ब्रेक करेगा, तो इजली बॉन्ड ब्रेक करेगा H और TE के बीच में। और जो आसानी से बॉन्ड ब्रेक हो जाए और H पॉजिटिव दे दे वो स्ट्रॉन्ग एसिड होता है। तो अगर एसिडिक करेक्टर की बात करें तो वो क्या हो जाएगा, पास इंक्रीज हो जाएगा। और H पॉजिटिव देर है तो ये H जो है वो किसी दूसरे के अंदर ऐड होगा, दूसरे के अंदर ऐड होगा तो ये आपके पास रिडक्शन करवाएगा दूसरे एलिमेंट की या दूसरे सब्सटेंस की। और अगर दूसरे की रिडक्शन करता है तो ये कौन सी एजेंट है, रिड्यूसिंग एजेंट है, और इनका रिड्यूसिंग जो करेक्टर है वो इंक्रीज होगा डिक्रीज होगा। जो आसानी से हाइड्रोजन देगा तो रिड्यूसिंग करेक्टर ज़्यादा होगा, तो आपका रिड्यूसिंग करेक्टर भी क्या हो जाएगा बच्चों, इंक्रीज हो जाएगा, वो भी क्या हो जाएगा, इंक्रीज, ठीक है। देख लेते हैं वन बाय वन। थर्मल स्टेबिलिटी ऑफ हाइड्राइड की बात करें तो थर्मल स्टेबिलिटी ऑफ हाइड्राइड में H2O, H2S, H2SC, H2T और H2PO। क्योंकि हम बात करें टॉप टू बॉटम जा रहे हैं तो साइज इंक्रीज हो रहा है, साइज इंक्रीज होगा तो बॉन्ड लेंथ इंक्रीज होगी, बॉन्ड लेंथ इंक्रीज होगा, स्टेबिलिटी डिक्रीज होगी, और स्टेबिलिटी डिक्रीज होगी तो रिड्यूसिंग करेक्टर इंक्रीज होगा, रिड्यूसिंग करेक्टर स्टेबिलिटी के इन्वर्सली, ठीक है। जबकि उसमें जो आपका रिड्यूसिंग करेक्टर की बात करें तो उसमें भी क्या हो रहा था, हमारे पास रिड्यूसिंग करेक्टर है इंक्रीज ही हो रहा था, ठीक है। 15 की बात करें, ग्रुप 15 कर लो इस तरह से। तो बच्चों रिड्यूसिंग करेक्टर क्या हो जाएगा, इसका इंक्रीज हो जाएगा, ठीक है। और अगर हम बात करें एसिडिक करेक्टर की, वो भी क्या हो जाएगा, इंक्रीज हो जाएगा, क्योंकि एसिड रिलीज हाइड्रोजन आयन इन वाटर। तो इसको हम वाटर में डिजोल्व कराएं तो ऐसे भी लिख सकते थे बच्चों, H2O को H2 में रिलीज कराएं तो H3O पॉजिटिव प्लस OH नेगेटिव। जो H पॉजिटिव यहाँ पे दिखाया था वाटर में ऐड हो जाएगा, H2S को अगर वाटर में ऐड किया हमने तो आपका बनने वाला है H3O पॉजिटिव प्लस HS नेगेटिव, यानी कुछ नहीं है, जहाँ पे हम H पॉजिटिव रख रहे थे वहाँ पे हाइड्रोनियम आयन लिख देंगे, ठीक है। तो आपके पास ये जो एसिड एसिड है वो रिलीज करता है हाइड्रोजन आयन वाटर, और इसके कारण इसका एसिडिक करेक्टर भी क्या हो जाएगा, टॉप टू बॉटम जाएंगे, इंक्रीज हो जाएगा, ठीक है बच्चों। अगर हम बात करें एलाइड्स ऑफ ऑक्सीजन फैमिली की, तो ओनली ऑक्सीजन एंड सल्फर फॉर्म डाइहलाइड्स। केवल आपके पास ऑक्सीजन और सल्फर ही डाइहलाइड्स बनाते हैं, जैसे O2F2 बन गया, ऑक्सीजन डाइफ्लोराइड, सल्फर डाइफ्लोराइड, सल्फर डाइक्लोराइड, सल्फर डाइब्रोमाइड ETC, ये ही बनाएंगे। Se2Cl2 डज नॉट एग्जिस्ट, Se2Cl2 डज नॉट एग्जिस्ट। Se2 और Cl2 है, ये एग्जिस्ट क्यों नहीं करता बच्चों, ये आप Se2Cl2 अनस्टेबल होता है और SeCl4 में कन्वर्ट हो जाता है और Se भी बना लेता है। इसमें आपको बच्चों थोड़ा सा ये जो क्वेश्चन है वो आपका अभी पेंडिंग रख रहे हैं, और ये इसका आंसर आप खुद दोगे, और कब दोगे, जब मैं आपको एक टॉपिक करवा दूंगा। आज
बड़ा टॉपिक हमारे से स्किप हो गया है। ऑक्सीडेशन है स्टेट है, तभी आपको समझ में आएगा। ऑक्सीडेशन है स्टेट, ठीक है बच्चों। इसमें देखिए विच ऑफ द फ्लोइंग अंडरगो डिसप्रपोर्शन रिएक्शन, कौन सा इनमें डिसप्रपोर्शन रिएक्शन करेगा। तो मैंने आपको बताया था बच्चों कि अगर किसी की ऑक्सीडेशन स्टेट इंटरमीडिएट है, जैसे नाइट्रोजन फैमिली की बात करें, किसकी बात करें बच्चों, नाइट्रोजन फैमिली की बात करें, तो नाइट्रोजन फैमिली की -3 कम से कम होती है, +5 मैक्सिमम होती है। अगर इनके बीच की कोई ऑक्सीडेशन स्टेट है तो वो डिसप्रपोर्शन रिएक्शन करेगा। ठीक उसी प्रकार मैं थोड़ा सा बता दूं ऑक्सीजन फैमिली के लिए भी, ऑक्सीजन फैमिली के लिए कम से कम है -2 और मैक्सिमम है आपकी +6। अगर इनके बीच में हुआ तो वो डिसप्रपोर्शन रिएक्शन करेगा। तो चेक कर लेते हैं हम सबसे पहले H3PO3 के अंदर। तो H3PO3 के अंदर बात करें तो 3 हाइड्रोजन का हो जाएगा, फॉस्फोरस का निकालना X प्लस 3 ऑक्सीजन है तो -6 हो जाएगा, इज इक्वल टू 0, X - 3 इज इक्वल टू 0, X इज इक्वल टू +3। तो क्या ये डिसप्रोपोर्शनल रिएक्शन करेगा? तो जी हाँ, जरूर ये डिसप्रोपोर्शनल रिएक्शन करेगा। तो एक तो ए करेगा बच्चों, क्या कौन सा करेगा? ए करेगा। दूसरा अगर हम बात करें H3PO4 की, इसमें ऑक्सीडेशन स्टेट निकालोगे तो आपकी ऑक्सीडेशन स्टेट आएगी +5, तो ये लास्ट वाली है, ये नहीं करेगा। H3PO2 की बात करें तो H3PO2 में कौन सी आएगी बच्चों, देख लो, +3 और +X प्लस -4 इज इक्वल टू 0, X इज इक्वल टू +1, ये भी इंटरमीडिएट है, ये भी करेगा। Sc2Cl2 की बात करें तो Sc2Cl2 अभी देखा होगा आपने, ये भी करेगा, क्योंकि आपका Sc2Cl2 किस में कन्वर्ट हो गया था, SeCl4 और Se के अंदर कन्वर्ट हो गया था। Sc2Cl2 ऑक्सीडेशन स्टेट यहाँ पे कितनी आ रही है, +1 आ रही है। कितनी आ रही है? +1। मैंने बताया था -2 और +6, तो उनके बीच की है, तो ये भी आपके पास है, क्या करेगा, डिसप्रपोर्शनेशन रिएक्शन करेगा। तो इस तरह से आप पता लगा सकते हो कि कौन सा आपका कंपाउंड्स अंडरगो होगा डिसप्रपोर्शन रिएक्शन के कारण। ठीक है, कर लोगे। अब हम बात करते हैं उस एलिमेंट की, जैसे उसमें हमने किया था डाई नाइट्रोजन, इसमें करेंगे हम डाई ऑक्सीजन। कैसे कैसे बना सकते हो, जब आपका हाईली रिएक्टिव मेटल नाइट्रेट है उनको डिकम्पोज करें, मॉडरेटली रिएक्टिव मेटल का नाइट्रेट को डिकम्पोज करें और लो रिएक्टिव मेटल के नाइट्रेट को डिकम्पोज करें। तो यानी एक बात समझ में आ गई कि किसी भी मेटल नाइट्रेट को डिकम्पोज कराएंगे तो आपको ऑक्सीजन मिलेगी। बट आपने रिएक्टिविटी सीरीज याद की थी, उसमें आपको बताया गया था कि कार्बन से ऊपर जो एलिमेंट आएंगे वो हाईली रिएक्टिव हो गए मेटल्स होगी, कार्बन के बाद में जो आएंगे वो लोअर मिडल रिएक्टिव मेटल्स होंगे, और हाइड्रोजन से जो नीचे आएंगे वो लोअर रिएक्टिव मेटल्स होंगे। तो उनका एक्स्ट्रा प्रोडक्ट क्या बनेगा वो आपको देखना है। जैसे हाईली रिएक्टिव मेटल्स है तो मेटल नाइट्राइट बनेगा और O2 बन जाएगा, कोई दिक्कत नहीं। जबकि मॉडरेटली रिएक्टिव मेटल है उनका नाइट्रेट डिकम्पोज होकर मेटल ऑक्साइड और NO2 बनेगा बच्चों। क्या बनेगा? मिडल वालों का NO2 बनेगा साथ में। जबकि अगर हम बात करें लो रिएक्टिव मेटल्स की तो मेटल बनेगा, और नाइट्रेट हटा दीजिए यहाँ से, आप यहाँ पे लिखेंगे NO2, क्या बनेगा? NO2। ठीक है, क्लियर है। तो मॉडरेटली रिएक्टिव मेटल्स का तो बनेगा मेटल ऑक्साइड प्लस NO2 प्लस O2, और लोअर रिएक्टिव मेटल्स का बनेगा मेटल NO2 और O2। जैसे सोडियम और पोटेशियम इज हाईली रिएक्टिव मेटल, सबको पता है, उसका नाइट्रेट को हमने क्या किया, हीट किया, तो आपके पास उस मेटल का नाइट्राइट बन गया, और क्या बन गया? डाइऑक्सिन बन गया। कॉपर नाइट्रेट को मॉडरेट रिएक्टिव में डाला गया है तो यहाँ पे आपका एक मेटल ऑक्साइड बनेगा, एक NO2 बनेगा और एक O2 बन जाएगा। और जो लोअर रिएक्टिव मेटल्स है जैसे सिल्वर, गोल्ड, प्लेटिनम है, उनके नाइट्रेट को अगर हम हीट करें तो मेटल बनेगा, NO2 बनेगा और O2 बनेगा। तो ये थोड़ा सा जो करेक्शन है वो कर लेना। ठीक है, कर लोगे इस तरह से। तो पहली प्रिपरेशन हमारी कंप्लीट हो गई। दूसरी प्रिपरेशन देखें तो बाय हीटिंग द ऑक्साइड, जैसे आपका हाईली रिएक्टिव मेटल्स हैं तो उसको भी आपके पास डाइऑक्सीजन मिल जाएगा, मॉडरेट रिएक्टिव मेटल्स है तो मेटल ऑक्साइड प्लस O2 मिल जाएगा, और लोअर रिएक्टिव मेटल्स है तो मेटल प्लस O2 मिल जाएगा। मैंने मेटलर्जी के अंदर भी कराया था कि लोअर रिएक्टिव मेटल के ऑक्साइड होते हैं उनको केवल हीट करना होता है और आपको क्या मिल जाता है बच्चों? मेटल मिल जाता है। तो लोअर रिएक्टिव मेटल्स को तो डायरेक्ट आप कर दोगे, और जो मॉडरेटली रिएक्टिव मेटल्स हैं उनमें आपका मेटल ऑक्साइड प्लस क्या बनेगा आपके पास है? O2 बनेगा। ठीक है,
अब हम बात कर लेते हैं ओजोन की। तो ओजोन को थोड़ा सा मैं आपको यहाँ पे क्लियरफाई कर देता हूँ। ओजोन के सबसे पहले स्ट्रक्चर की बात की जाएगी तो ऑक्सीजन के लार्ज शेल में 6 इलेक्ट्रॉन होते हैं बच्चों। यहाँ भी ऑक्सीजन के लार्ज शेल में 6 इलेक्ट्रॉन होंगे और इस ऑक्सीजन के लार्ज शेल में भी 6 इलेक्ट्रॉन होंगे। अगर ये दो इसके साथ बॉन्ड बना लें तो इस ऑक्सीजन के भी ऑक्टेट कंप्लीट हो गया और इस ऑक्सीजन का भी ऑक्टेट कंप्लीट हो गया। पर हमें O3 बनाना है तो ये इसके साथ क्या बनाएगा, कोऑर्डिनेट बॉन्ड बनाएगा। कौन सा बॉन्ड बनेगा बच्चों, कोऑर्डिनेट है बॉन्ड बनाएगा। अगर हम इसको थोड़ा सा ऐसे भी तो लिख सकता हूँ, फिर ऑक्सीजन के लार्ज शेल में 6 इलेक्ट्रॉन हैं, 6 में से 2 इलेक्ट्रॉन तो डबल बॉन्ड बना लेते हैं दूसरे ऑक्सीजन के साथ, और जो तीसरा ऑक्सीजन बना है उस कोऑर्डिनेट बॉन्ड को अगर कोवलेंट बॉन्ड में कन्वर्ट कर दें हम, तो यानी एक इलेक्ट्रॉन अपने पास रख लिया और एक इलेक्ट्रॉन इस ऑक्सीजन को दे दिया, तो इस पे ऑक्सीजन पे तो आ जाएगा नेगेटिव चार्ज, इस ऑक्सीजन पे कौन सा चार्ज देगा, पॉजिटिव। 1 सेकेंड, इस पे कौन सा चार्ज देगा, पॉजिटिव। अगर इस पे पॉजिटिव आ गया तो आप रेजोनेंस स्ट्रक्चर बना सकते हो। रेजोनेंस कैसे बना सकते हो कि आपके पास ये बॉन्ड यहाँ डिस्प्लेस हो जाएगा, या एक बार नेगेटिव लाओ यहाँ पे डबल बॉन्ड बनाओ, तो इसका मतलब एक तो ऑक्सीजन रहने वाला है और दोनों ऑक्सीजन के बीच में आपका एक एक बॉन्ड होगा, पर दूसरा बॉन्ड आपका एक बार इधर बनना है एक बार इधर बनना है, तो डॉटेड दिखा देते हैं। इसका मतलब इन तीनों ऑक्सीजन के अंदर बॉन्ड लेंथ कैसी होगी बच्चों, आपकी इक्वल होगी, क्योंकि 1.5 बॉन्ड ऑर्डर बन रहा है, मतलब एक वन और एक हाफ, एक वन और एक हाफ, तो इनकी बॉन्ड लेंथ भी क्या होगी, सेम होगी। हाँ, मल्टीपल बॉन्ड होते हैं तो बॉन्ड लेंथ क्या हो जाती है, कम हो जाती है। जैसे डबल बॉन्ड होता है तो उसकी बॉन्ड लेंथ कम होती, ट्रिपल बॉन्ड होता है तो उसकी बॉन्ड लेंथ क्या होती, कम होती। ठीक है। हाइब्रिडेशन की अगर बात करें तो हाइब्रिडेशन में आपको क्या करना है, सिग्मा बॉन्ड प्लस लोन पेयर क्या करना है, काउंट करना है। क्या करना है बच्चों, सिग्मा बॉन्ड प्लस लोन पेयर क्या करना है, काउंट करना है। तो कर सकते हो सिग्मा बॉन्ड प्लस लोन पेयर, अगर वो काउंट करोगे तो आपके पास कितना बन जाएगा, उसके हिसाब से हम हाइब्रिडेशन निकाल सकते हैं। एक और भी मेथड्स मैं आपको बता रहा हूँ आज। ये जो आपका O3 है, सबसे पहले आपको इलेक्ट्रॉन काउंट करने हैं। सबसे पहले क्या करने हैं, इलेक्ट्रॉन काउंट करने हैं। तो टोटल इलेक्ट्रॉन होंगे 18, उसको 2 से हमने क्या किया, डिवाइड किया, सॉरी 8 से हमने क्या किया, डिवाइड किया। फिर जो बचा उसको हमने, अगर 2 से कम आ गया तो 2 से डिवाइड कर देंगे, 1 आ जाएगा। जो यहाँ पे आपका आ रहा है, डिवाइडेंट आ रहा है, उनको हम जोड़ देंगे 3, तो हाइब्रिडेशन कौन सी जगह, sp2। पर मैं कहता हूँ क्यों इतने आप चक्कर में पड़ रहे हो, जैसे यहाँ पे काउंट कीजिए अपने सिग्मा बॉन्ड और लोन पेयर काउंट करके देखिए बच्चों। यहाँ पे सिग्मा बॉन्ड, ये कोवलेंट बॉन्ड भी तो आपका एक ही बॉन्ड है, कोऑर्डिनेट बॉन्ड को कोवलेंट बॉन्ड में कन्वर्ट कर सकते हैं। इसका एक डबल में एक और एक लोन पे, इन 2 बॉन्ड और एक लोन पे कितना हो गया, 3, तो हाइब्रिडेशन कौन सा हो गया, sp2। इस पे जाने की जरूरत ही नहीं है। ठीक है, आप हमेशा क्या करो, सिग्मा बॉन्ड प्लस लोन पेयर काउंट करो, और जितने सिग्मा बॉन्ड प्लस लोन पेयर होते हैं उतने एटॉमिक ऑर्बिटल की आप क्या करवा दो, ओवरलैपिंग करवा दो। O3 अंडरगो रेजोनेंस, देयरफॉर बोथ O बॉन्ड्स आर सेम इन ओजोन। तो इनके बीच में जो बॉन्ड लेंथ रहेगी वो कैसी रहेगी, सेम रहेगी, और इसका हाइब्रिड रेजोनेंस स्ट्रक्चर जो मैं आपको ड्रॉ करके दिखा रहा हूँ वैसे आपको दिखाना है। ठीक है, तो इस तरह से आप इनके रेजोनेंस स्ट्रक्चर है बना सकते हो। ठीक है, शेप कैसी रहती है देखो, तो मुड़ी हुई शेप है इस तरह से, तो बेंट शेप है। कौन सी शेप है, बेंट शेप है। ठीक है, और अगर हम इसकी प्रॉपर्टीज़ की बात करें या प्रिपरेशन की बात करें, तो प्रिपरेशन बहुत आसान है कि आप जब इलेक्ट्रिक चार्ज पास करवाते हो O2 के अंदर, देन O3 इज फॉर्म्ड। कैसे बच्चों, कि आपका जो O2 है, एक सेकंड मैं फिर थोड़ी जगह क्रिएट कर लेता हूँ समझिए। जैसे हमारे पास बच्चों O2 है, O2 पहले अलग होगा ऑक्सीजन और ऑक्सीजन के अंदर, ये नेसेंट ऑक्सीजन बोला जाता है, इनके आप स्क्वायर ब्रैकेट भी लगा सकते हो ऐसे। और जो ये O2 है, फिर ये बच्चे एक ऑक्सीजन जो आपका अलग हुआ, नेसेंट हुआ, और जो भी नेसेंट ऑक्सीजन होता है बच्चों उसकी रिएक्टिविटी ज़्यादा होती है, तो ये ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करेगा और क्या बना लेगा, O3 बना लेगा। ठीक है, अब आप क्या करोगे, इनमें 2 नेसेंट ऑक्सीजन है, नीचे वाले में 1 है, तो बैलेंस करने के लिए नीचे वाले को पूरी इक्वेशन को 2 से मल्टीप्लाई कर देता हूँ। अगर ऐसा किया तो ये बन जाएगा पास। अब 2 नेसेंट ऑक्सीजन से 2 नेसेंट ऑक्सीजन क्या हो जाएंगे, कैंसिल हो जाएंगे, जोड़ देंगे तो क्या बन जाएगा, 3O2 से 2O3 बन जाएगा। तो ये भी आप सीधा लिख सकते हैं। ऐसा ही एक तरीका और है बच्चों की, तो O2 है, जब अल्ट्रा वायलेट लाइट आती है सन से तो वो O2 अब्जॉर्ब करता है और वो 2 नेसेंट ऑक्सीजन के अंदर ब्रेक हो जाता है। फिर ये जो O2 है वो नेसेंट ऑक्सीजन के साथ रिएक्शन करता है और आपके पास क्या बना रहता है, O3 बना रहता है। अब बराबर करेंगे, प्रोसीजर वही है, बस इसमें अल्ट्रा वायलेट वाला था,
तो ये उसमें इलेक्ट्रिक करंट पास करवा रहे थे, तो अभी आपका क्या बनेगा 3O2 अल्ट्रावायलेट और 2O3। ठीक है बच्चों, तो इस तरह से किसका फॉर्मेशन होता है, ओजोन का फॉर्मेशन होता है। कर लोगे। और अगर इसकी प्रॉपर्टीज़ की बात करें तो वैसे तो बहुत प्रॉपर्टीज़ है, बट एक इम्पोर्टेंट प्रॉपर्टीज़ है, ओजोन एक्ट्स एज ए ऑक्सीडाइजिंग एजेंट ड्यू टू फॉर्मेशन ऑफ नेसेंट ऑक्सीजन। क्योंकि ये जो O3 है वो आपका इस इक्वेशन में टूट जाता है। जैसे HNO3 में भी नेसेंट ऑक्सीजन की बात कर रही थी हमने, तो वो भी ऑक्सीडाइजिंग एजेंट था और ये भी ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है क्योंकि ये नेसेंट ऑक्सीजन देता है। और ये जो आपका कोई कलर्ड सब्सटेंस है बच्चों, कौन सा सब्सटेंस है, कलर्ड सब्सटेंस है, तो उसके साथ आप नेसेंट ऑक्सीजन रिएक्ट करके क्या बना लेता है, कलरलेस सब्सटेंस बना लेता है। देयरफॉर इट इज आल्सो एक्ट एज ब्लीचिंग एजेंट। तो बहुत बार क्वेश्चन आ चुका है, दो ही क्वेश्चन इसमें सबसे ज़्यादा रिपीट होते हैं ओजोन में, कि एक तो ओजोन एक्ट एज ए ऑक्सीडाइजिंग एजेंट क्यों, और दूसरा आपसे ये पूछा जाता है कि ओजोन एक्ट एज ए ब्लीचिंग एजेंट, ओजोन को कैसे यूज किया जा सकता है, यूज एज ए ब्लीचिंग एजेंट। तो वही, तो ब्लीचिंग एजेंट और आपका ऑक्सीडाइजिंग एजेंट इसलिए यूज कर रहे हैं क्योंकि ये डिकम्पोज हो जाता है और क्या प्रोड्यूस करता है बच्चों, नेसेंट ऑक्सीजन देता है। उसी कारण हम ब्लीचिंग एजेंट के तौर पे भी यूज कर सकते हैं। ऑक्सीडाइजिंग नेचर की बात करें तो ऑक्सीडाइजिंग नेचर में आपका जो लेड सल्फाइड है, अगर उसको ओजोन के साथ रिएक्शन कराएंगे तो क्या बनेगा। ठीक है, तो इसके वैसे तो दो पार्ट बना सकते हो बच्चों, मैं यहाँ आपको दिखाता हूँ। सबसे पहले जो O3 है वो कन्वर्ट होगा किस में, O2 प्लस नेसेंट ऑक्सीजन में। फिर जो ये PbS है वो आपके पास नेसेंट ऑक्सीजन के साथ रिएक्शन करेगा और क्या बना लेगा, PbSO4 बना लेगा। बच्चों लेड की +2 ऑक्सीडेशन स्टेट है, स्टेबल स्टेट है, ये तो +4 में जा नहीं सकता, क्या करवानी है हमें, ऑक्सीडेशन। और ऑक्सीडेशन क्या होती है, इंक्रीज इन ऑक्सीडेशन नंबर, तो आपको हाईएस्ट पे लेके जाना है बच्चों। तो लेड जो होता है ना वो आपके पास यहीं स्टेबल है, तो इसकी तो इंक्रीज होगा नहीं। तो दूसरा कौन सा बचा, सल्फर। सल्फर की ऑक्सीडेशन स्टेट कितनी है, -2, ये हाईएस्ट में चला जाएगा। और मैंने आपको बताया था ऑक्सीजन फैमिली है का ये एलिमेंट है, और ऑक्सीजन फैमिली की लोवेस्ट होती है -2 और हाईएस्ट होती है +6। हालांकि मैंने वो टॉपिक स्किप कर दिया है, बट हम करेंगे नेक्स्ट पीरियड के अंदर, कि केमिकल प्रॉपर्टीज़ को समझने के लिए ज़रूरी था कि पहले आपको क्या करवाया जाए, ऑक्सीडेशन स्टेट करवाई जाए, पर वो किसी कारण से हमारी स्लाइड के अंदर नहीं आ पाया। तो हम जो नेक्स्ट लेक्चर लेके आएंगे उसमें सबसे पहले हम बात करेंगे ऑक्सीडेशन स्टेट की। तो अगर हम वो बात करें तो सल्फर को हाईएस्ट में लेके जाएंगे, तो +6, और +6 में क्या बनेगा, PbSO4। अब दोनों में नेसेंट ऑक्सीजन बराबर कर लेना है बच्चों, दोनों में बराबर है तो डायरेक्ट ऐड कर देंगे, और इन दोनों को ऐड करेंगे तो नहीं, बराबर नहीं है, हमें पहले बैलेंस करेंगे तो ऑक्सीजन 4 होंगे बच्चों। तो यहाँ भी हम ऑक्सीजन कितने लगा देंगे, 4 लगा देंगे। कितने लगा देंगे, 4। तो ऊपर वाली इक्वेशन को भी कितने से मल्टीप्लाई करेंगे, 4 से। अब 4 नेसेंट ऑक्सीजन से 4 नेसेंट ऑक्सीजन क्या हो जाएंगे, कैंसिल हो जाएंगे। क्या बन जाएगा, PbS +4O3 और PbSO4 +4O2, इस तरह से करना है। ठीक है, अगर हम बात करें I नेगेटिव की, तो नेगेटिव है तो इसका इंक्रीज करेंगे तो पहले क्या बन जाएगा, आपके पास I2 बन जाएगा। क्या बन जाएगा, I2। O3 से O2 तो बनना ही बनना है बच्चों, क्योंकि O3 से O2 प्लस नेसेंट ऑक्सीजन बनना है। ये नेसेंट ऑक्सीजन ही तो रिएक्ट करके उसको ऑक्सीडाइज कर रहा है, तो हमें केवल O2 तो बने ही बनेगा, O2 का तो कुछ नहीं होने वाला। ठीक है, तो इसकी इंक्रीज ऑक्सीडेशन नंबर किया तो I2 बना दिया, और वाटर क्या दे देगा आपको, OH नेगेटिव दे देगा। ये थोड़ी इंपॉर्टेंट रिएक्शन है, ध्यान से समझ लीजिए। O3 को I के साथ रिएक्शन करें, बनानी कैसे, वही दो पार्ट में ऐड करके बनानी है, जैसे मैंने तरीका बता दिया है, आप बना के देखेंगे। तो आपका उसका जो नॉन मेटल्स है उनको हमें ज़्यादातर एसिड में लेके जाना है, नॉन मेटल को उसके ऑक्सो एसिड में लेके जाना है, और वो ऑक्सो एसिड आपका हाईएस्ट ऑक्सीडेशन स्टेट वाला होना चाहिए। नोट कर लें बच्चों, जब आप ओजोन की रिएक्शन नॉन मेटल के साथ करवाते हो तो नॉन मेटल्स का ऑक्सो एसिड बनेगा, और वो ऑक्सो एसिड हाईएस्ट ऑक्सीडेशन स्टेट वाला बनेगा। तो इसका ऑक्सो एसिड हो गया HiO3, O2 तो सब में ही मिलेगा। फॉस्फोरस के साथ कराओ तो H3PO4, इसकी +5 ऑक्सीडेशन स्टेट है, तो हाईएस्ट होती है नाइट्रोजन फैमिली में +5, ऑक्सीजन फैमिली में होती है +6। और सल्फर को चाहे S8 लिखो चाहे S लिखो, उसमें कोई ज़्यादा फर्क नहीं है। तो उसका जो सल्फर का बनेगा वो क्या बनेगा, H2SO4 +O2। अगर हम बात करें अब नेक्स्ट, तो डिप्लेशन ऑफ ओजोन लेयर, तो ओजोन लेयर का डिप्लेशन हो रहा है, जैसे हम न्यूज़पेपर में पढ़ते भी आ रहे हैं। तो जो सुपरसोनिक जेट प्लेन्स होते हैं, जब वो सुपरसोनिक जेट प्लेन्स जो ऊपर जाते हैं, वो चलते हैं, तो वो रिलीज करते हैं क्या, NO गैस, विच रिएक्ट विद ओजोन लेयर एंड फॉर्म्स NO2 गैस। तो वो क्या करता है, जो NO गैस होती है
वो O3 के साथ रिएक्शन करती है, O2 तो बनता ही बनता है, क्योंकि आपका O3 क्या देता है, O2 प्लस नेसेंट ऑक्सीजन देता है। तो O2 तो एज इट इज लिख दिया, और ये ऑक्सीजन किस में जुड़ गया, NO में जुड़ गया, यानी उसकी ऑक्सीडेशन करवा दी, तो क्या बन गया, वो NO2 बन गया। आपको पता है कि नाइट्रोजन मैक्सिमम कितने बॉन्ड बना सकता है, 4 बॉन्ड ही बना सकता है, तो इसलिए इसका हमने कौन सा कंपाउंड लिखा, NO2 लिखा। ठीक है बच्चों, तो इस कारण वो क्या हो रही है, ओजोन लेयर धीरे 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 खत्म हो रही है। वैसे आपको देखा जाए तो अल्ट्रावायलेट के कारण वापस O3 आपकी बन भी रही है, बट अगर हम सुपरसोनिक जेट प्लेन की बात करें तो वो रिलीज करके NO गैस, और उस NO गैस के कारण आपका जो ऑक्सीजन ओजोन है वो डिप्लेशन में जा रहा है। ठीक है बच्चों, तो आज के लिए इतना ही। थैंक यू बच्चों।